Hello students, I am Sachin Bharadwaj. Today I am with you with the next lesson of class 9 and the name of the lesson is the fundamental unit of life. It is chapter number 5 from our NCERT book. If you can recall in the very first chapter or very first video rather say, I told you that our complete syllabus of class 9 can be divided into 3 parts. Our science is divided into 3 parts. One part we have already studied, chemistry. 2 lessons we have covered so far. Second part is physics. 1 lesson from that we have already covered, that is motion. And now the third part is biology. We are going to start with it. Lesson number 5, lesson number 6, lesson number 7. Continuously 3 lessons बायो को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब हम बायो की बात करते हैं तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज बायोलॉजी. बायोलॉजी है क्या, आगे तो बाद में पढ़ेंगे. तो बायोलॉजी बेटा साइंस की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए डील करते हैं. तो सिंपल सी बात अगर करते हैं तो ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है. साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी विच डील्स with study of living organism. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बायो में स्टडी करते हैं, राइट बेटा. अब बायो को जब थोड़े से अपर लेवल पर आप जाएंगे तो बायो जो हमारे पास है ये अकेला बायो 2 अलग अलग ब्रांचेस में स्प्लिट होने वाला है. हायर लेवल पर आपका जो बायोलॉजी है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इजीली. हालांकि उनमें भी आगे चल करके आपको और पार्ट्स मिल जाएंगे. वन पार्ट इज कॉल्ड बॉटनी एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड जूलॉजी. बॉटनी बेटा प्लांट स्टडी के लिए यूज किया जाता है. प्लांट स्टडी यानी हाउ द प्लांट्स ग्रो, व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स दे हैव, ठीक है. तो प्लांट के बारे में जितना भी स्टडी होती है वो बॉटनी में की जाती है. जितना रिसर्च वर्क होता है वो बॉटनी के अंडर होता है. और जब हम जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. एनिमल की जो स्टडी होती है, एनिमल में चाहे वो छोटे इंसेक्ट्स हैं, चाहे बहुत बड़े एनिमल हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग है, दे आर स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ जूलॉजी. लेकिन दोनों ही सब ब्रांच हैं. किसकी सब ब्रांच है? बायोलॉजी की. तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए आपका साइंस का सिलेबस 3 पार्ट में बट गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है. केमिस्ट्री में फर्स्ट 4 लेसन्स हैं. फिजिक्स के अंदर आपका लेसन नंबर 8, 9, 10 और उसके बाद 11, 12 लाइक दिस. और बायो में मैंने बताया जैसे 5, 6, 7 और आगे चल करके लेसन नंबर 13, ठीक है. 14, 15 थोड़ा सा मिक्स रहते हैं. ये चीज आपको ध्यान करनी है. अब जब हम ये स्टडी कर लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है, साइंस को किस किस ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं, तो अब हम आज के मेन टॉपिक पर आना चाहते हैं. अब मेन टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टाइटल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब कौन सी फंडामेंटल यूनिट है भाई लाइफ की? तो उसका नाम है सेल. सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. कई बार बच्चों को ये नहीं पता लगता फंडामेंटल का मतलब क्या है. तो फंडामेंटल का मतलब अपने को ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल मीन्स अ वेरी वेरी बेसिक. That basic unit
विच इज वेरी वेरी नेसेसरी, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट। जैसे आप किसी भी चीज की अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज अगर कोई भी स्टडी करनी है तो उसके अल्फाबेट्स फंडामेंटल है। बिना अल्फाबेट के आप कोई लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। अगर आपने एक मकान बनाना है, हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, तो ब्रिक एक फंडामेंटल नीड है। ब्रिक के बिना आप मकान नहीं बना सकते। आपको किसी तरह का क्लॉथ चाहिए तो क्लॉथ के लिए फाइबर एक फंडामेंटल नीड है। फाइबर्स की हेल्प से ही क्लॉथ बनता है। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम इन चीजों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और किसी भी तरह के अगर मैटर की बात करें तो मैटर की बात जब भी आप करते हैं तो एटम इज द फंडामेंटल यूनिट। तो जिस तरह से एटम आपके किसी भी मैटर के लिए जरूरी है, फाइबर हमारे किसी भी तरह का जो भी क्लॉथ की बात करें, गारमेंट की बात करें, उसके लिए फाइबर जरूरी है। ब्रिक किसी हाउस, किसी बिल्डिंग के लिए जरूरी है। हालांकि आजकल हाउस और दूसरे मटेरियल से भी बनने लगे, बट फिर भी फंडामेंटल चीज मान के चलते हैं। तो जैसे ये तीनों चीजें आपको लगता है कि फंडामेंटल हैं, उसी तरह से सेल इज द फंडामेंटल यूनिट फॉर लाइफ। किसी भी तरह का जो लाइफ है, किसी भी तरह की लिविंग स्ट्रक्चर है, आइदर इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल लिविंग बीइंग और इट इज ए बिग लिविंग बीइंग लाइक एलिफेंट, एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। सो सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में दूसरी बात भी कही जाती है। क्या कही जाती है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप ऐसे भी कह सकते हैं सेल की डेफिनेशन में, सेल इज द स्ट्रक्चरल, यानी इसका अपना डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। कोई सेल बिना स्ट्रक्चर की नहीं होती। मे स्ट्रक्चर बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे एनिमल की सेल का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे अलग होता है, प्लांट की सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है। एनिमल में भी आगे चल करके आपको बताया जाएगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, उन सेल में भी डिफरेंस होता है। और इवन अपनी बॉडी की अगर बात करें तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारी अलग अलग तरह की टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, लाइक। बट फिर भी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लाइफ बिना सेल के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये बात आप बच्चों को ध्यान करनी पड़ेगी, ठीक है? नाउ समटाइम एक कंफ्यूजन गेट्स क्रिएट। कई बार बच्चों में कंफ्यूजन देखने को मिला है। क्या कंफ्यूजन देखने को मिला है? कि सेल बड़ी है या एटम बड़ा है। बच्चे कई बार हमारे से क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं सर आप एटम को भी स्मॉलेस्ट बता देते हो और सेल को भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बता देते हो, तो छोटा कौन है? तो बेटा याद रखिए, सेल लाइफ के लिए सबसे छोटा है, लेकिन सेल भी मटेरियल से बना है। उस मटेरियल के अंदर भी अलग अलग तरह के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर बात करेंगे मैटर के हिसाब से, सेल इज आल्सो मैटर। जैसे अपनी बॉडी मैटर होती है, फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको। तो सबसे छोटा तो एटम ही रहेगा। लेकिन लिविंग बॉडी की बात करेंगे तो लिविंग बॉडी में यूनिट की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। हाउएवर सेल के आगे पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उन पार्ट को आप यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कहेंगे। सेल में हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, सेल में हम उसकी कवरिंग के बारे में बात करेंगे, सेल के अंदर और भी 50 तरह के हम पार्ट्स की बात करेंगे, बट दे आर नॉट द यूनिट ऑफ लाइफ। दे आर नॉट इंडिपेंडेंटली फंक्शनल। वो सेल के अंदर काम करते हैं, ठीक है? सेल अपने आप में एक यूनिट है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, ठीक है? अब ये सेल जो वर्ड आता है, सेल वर्ड सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बार एटम और सेल के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस और क्लियर कर दूं आप बच्चों को। अगर मैं यहां लिख दूं सेल और यहां लिख दूं एटम, तो सेल के बारे में आप बच्चों ने याद रखना है, इट इज द लिविंग यूनिट, लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ।
एटम इज नॉट लिविंग, इट इज नॉन लिविंग particle. Cell is not particle, cell is unit of life, it is particle, non-living, smallest particle. ठीक है? Cell shows growth with time. सेल में टाइम के साथ ग्रोथ होती है, धीरे धीरे सेल छोटी से बड़ी होती है मैक्सिमम लिमिट तक जाने में. एटम हैज नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं होती एटम के अंदर. ठीक है? सेल एक स्टेज पर जाकर के डिवाइड करती है, डिवीजन इज देयर, सेल डिवाइड्स टू इंक्रीज इट्स नंबर. एटम ऐसा नहीं करते हैं, नो डिवीजन इन एटम्स. एटम में किसी तरह का डिवीजन नहीं देखा जाता. ठीक है? एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लाइक. बट जो हमारे पास सेल होती है, सेल के जो पार्ट्स होते हैं, दे आर द न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, इस तरह के पार्ट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं. सेल्स फर्दर चल करके टिश्यूज को फॉर्म करते हैं. किसको फॉर्म करते हैं? टिश्यूज. ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू. लेकिन एटम का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. ठीक है? तो अगर बाई चांस आपसे कोई पूछ ले कि सेल और एटम में डिफरेंस बताइए, तो आप इस तरह से डिफरेंस बता सकते हैं. फिर से मैं क्लियर कर दूं, सेल केवल लिविंग के लिए है, एटम हमारी दुनिया का जितना भी मटेरियल है सबको बनाता है. एटम चल करके मॉलिक्यूल को बनाते हैं. ठीक है? और मॉलिक्यूल पूरे मैटर को बना देते हैं. तो अपनी बॉडी भी वैसे तो एटम मॉलिक्यूल से बनी है, लेकिन एटम मॉलिक्यूल लिविंग नहीं होते, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. ठीक है? ये क्लियर कर लीजिए. उसके बाद अगर हम सेल के बारे में, क्योंकि बात तो सेल की चल रही है इस चैप्टर में, सेल के बारे में अगर फर्दर बात करें तो सेल जो वर्ड है, दिस वर्ड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट हुक इन हिज बुक. उन्होंने एक बुक लिखी थी, माइक्रोग्राफिया. MICROGRAPHIA, माइक्रोग्राफिया. उस बुक के अंदर उन्होंने सेल जो टर्म है उस टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया है. ध्यान करिए बेटा, सेल इंग्लिश टर्म नहीं है. सेल एक्चुअल में एक लैटिन टर्म है. लैटिन टर्म है ये. पहले लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज ज्यादा चलती थी, आजकल वो कम हो गई है, डेड लैंग्वेज की फॉर्म में चले गए. और इस टर्म का मतलब होता है लिटिल रूम. लिटिल रूम, बहुत छोटा सा. अगर आप कभी क्रिमिनल्स के बारे में सुना पढ़ा हो तो क्रिमिनल्स को जेल के अंदर जब बंद किया जाता है तो उनकी सेल नंबर होते हैं, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3. दैट मीन्स दे आर वेरी स्मॉल चैम्बर्स, जहां पर बदमाश जो ज्यादा आतंकवादी टाइप के कैदी होते हैं उनको शेल्स के अंदर रखा जाता है. दूसरों के साथ उनको ज्वाइन करने की परमिशन नहीं होती, बिकॉज दे आर मोर डेंजरस, दे कैन बी डेंजरस फॉर अदर प्रिजनर्स आल्सो. तो सेल का मतलब एक छोटा रूम. हमें इस रूम की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं करनी, हमें ये पढ़ना है कि सेल का मतलब है. अब मैंने बताया कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट हुक इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया. कब ये हुआ? कब? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ही वो साइंटिस्ट हैं जिनको इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सेल को डिस्कवर किया. उससे पहले किसी को क्रेडिट नहीं जाता. 1665 में, कौन सा ईयर है? 1665. रॉबर्ट हुक को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई, सेल्फ डिजाइन्ड. माइक्रोस्कोप. और उस माइक्रोस्कोप के लिए भी हम कहते हैं प्रिमिटिव. प्रिमिटिव कंपनी, उससे पहले माइक्रोस्कोप होती नहीं थी, ये बिल्कुल शुरुआत की माइक्रोस्कोप है. उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाई और उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने कॉर्क, CORK
जिसको आमतौर पर हम कॉर्क बोलते हैं। तो ये कॉर्क जो मटेरियल था इसको स्टडी कर रहे थे। अब कॉर्क मटेरियल है क्या? कॉर्क मटेरियल एक्चुअली एक स्वीडिश प्लांट होता है, सॉरी स्पेनिश प्लांट है, स्पेनिश प्लांट है। उस प्लांट का नाम है ओक, ओक ट्री। उस ओक ट्री की बार्क उन्होंने ली और उस बार्क के अंदर से एक सॉफ्ट मटेरियल लिया। उस सॉफ्ट मटेरियल वाला जो टिश्यू था, जो लेयर थी, उसको कॉर्क कहा जाता है। उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसे स्टडी किया और स्टडी करने पर पता लगा कि उसके अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, लाइक दिस। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनीकॉम्ब बोलते हैं जिसे हम, हनीकॉम्ब। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उस छत्ते की तरह का एक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। अगर स्कूल लैब में जाकर के आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑनियन जो पील होती है उसकी हेल्प से भी हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, तो वी शैल फाइंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हमें दो चीजें ही क्लियर दिखाई देंगी। एक तो ये जो डार्क लाइन आपको दिख रही है, जिन पर अभी पेन चल रहा है, मार्कर घूम रहा है, दीज आर द डार्क लाइन। ये एक्चुअली आपकी सेल की बाउंड्री लाइन है। तो ये एक सेल होगी जहां अभी पेन हमारा मूव कर रहा है। अगर इसे एक कंप्लीट सेल मान ले तो ये सेल की बाहर की बाउंड्री विच इज कॉल्ड सेल वॉल, और एक इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या रहेगा बेटा? न्यूक्लियस। तो जो नॉर्मल हमारे पास माइक्रोस्कोप होती हैं, माइक्रोस्कोप इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टडी द सेल। आप नेकेड आई से सेल को नहीं देख सकते, न मैं भी चश्मे से भी नहीं देख सकता कि सर आपने तो चश्मा लगा रखा दिख जाती होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? बिकॉज दे आर सो स्मॉल, सो स्मॉल। आप लोगों ने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली। तो ये माइक्रोस्कोप से देखा जाने वाला स्ट्रक्चर है सेल। और सबसे पहले किसने स्टडी किया? रॉबर्ट हुक ने। कब स्टडी किया? 1665 में। किससे स्टडी किया? फ्रॉम द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। और प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कैसा था? सेल्फ डिजाइन्ड, याद रह जाएगा। और उसका स्ट्रक्चर उन्होंने किसकी तरह ऑब्जर्व किया? हनीकॉम्ब की तरह से। कौन से प्लांट से लिया? ओक ट्री से। ओक ट्री कौन सा प्लांट है? स्पेनिश प्लांट है, ठीक है। और उसके जो तना होता है, उसके ऊपर जो छिलका होता है जिसको बार्क बोलते हैं, उसके अंदर से जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उन सॉफ्ट टिश्यू से कॉर्क बनता है। कैम्बियम टिश्यू आगे चल करके हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? क्लियर है बात ये? तो ये चीज आप बच्चों को ध्यान करनी। तो स्टार्टिंग हो जाती है हमारे पास रॉबर्ट हुक से। मैंने यहां पर कुछ साइंटिस्ट के नाम पहले से लिखे, ठीक है? टू सेव द टाइम आई हैव रिटन समथिंग। तो ये रॉबर्ट हुक है जो सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल। लेकिन बेटा याद रखिए, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को लिया है वो कॉर्क में से लिया है, और कॉर्क हमने प्लांट से हटा लिया पहले ही। प्लांट से दूर किया हुआ मटेरियल है, प्लांट से कट किया हुआ मटेरियल है। इसका मतलब ये जो सेल उन्होंने ऑब्जर्व की, वो सेल कैसी थी? डेड सेल। कैसे ऑब्जर्व की बेटा उन्होंने? डेड सेल। अब साइंटिस्ट लगातार लगे रहते हैं, एक साइंटिस्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता है, उसको देख करके दूसरे और मोटिवेट होते हैं। तो इसी सीरीज में लगातार लोग ट्राई करते रहे, एंड आफ्टर 9 years, आफ्टर 9 years, 9 ईयर का मतलब ये हुआ कि आपके पास 1674। इस ईयर में आकर के दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास ल्यूवेनहॉक। ध्यान करेंगे, थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान कर लीजिए। यहां पर हमारे पास HOEK है ल्यूवेनहॉक, और रॉबर्ट हुक में HOOKE रॉबर्ट हुक। तो ये डिफरेंस दोनों का आपने ध्यान करना है, ठीक है? अब ये जो साइंटिस्ट है ल्यूवेनहॉक, इन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप को इंप्रूव कर लिया, इसलिए इनके लिए लिखेंगे इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। पहले वाले की कौन सी थी? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइन है, इनकी भी सेल्फ ही, लेकिन इन्होंने तब तक उसमें इंप्रूवमेंट कर ली कुछ चीजें, वो थोड़ा सा और ज्यादा मैग्नीफाई करने की एबिलिटी रखने लगे। अब इन्होंने लिया पॉन्ड वाटर।
क्या चीज लिया बेटा? पॉन्ड वाटर, तालाब का गंदा पानी लिया। उस वाटर को जब इन्होंने स्टडी किया तो उस वाटर के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इनको अकेले अकेले मूव करते हुए दिखाई दिए, एक्टिव दिखाई दिए, तो उनको बोलेंगे हम फ्री लिविंग सेल्स। किसने देखी भाई? लीवनहॉक ने। कब देखी? 1674। अब हिस्ट्री यहां नहीं रुकती, हिस्ट्री लगातार आगे चलती रहती है। अब सेल के बारे में पता लग गया, सेल हमारे पास लिविंग की देखी गई, पहले डेड मटेरियल में देखी गई। उसके बाद सेल को फर्दर जब स्टडी करने की बात आती गई तो एक ईयर आगे आता है 1831। कौन सा ईयर आता है? 1831। और इस ईयर में जाते जाते सेल के अंदर क्या है ये लोगों ने झांकना शुरू कर दिया, स्टडी करना शुरू कर दिया। तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि अगर ये कोई सेल है हमारे पास तो इस सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियस। उससे पहले लोगों को न्यूक्लियस का आइडिया नहीं था, तो रॉबर्ट ब्राउन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन 1831। ध्यान करिए, फर्स्ट सेल 1665 में आ गई थी। तो इतना पीरियड बीत गया, लगभग 250 साल बीत जाते हैं, तब जाकर के सेल के इंटरनल पार्ट को देखा जाना शुरू किया गया। बिकॉज द प्रॉब्लम वाज ऑफ डिवाइस नहीं था हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट कोई, इतनी इंप्रूव्ड क्वालिटी की माइक्रोस्कोप नहीं थी। आज जो माइक्रोस्कोप हमारे पास बेस्ट माइक्रोस्कोप है, जिसके बारे में मैं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बताऊंगा आपको, वो 1940 में जाकर के डिवाइस होती है। 1940 फर्स्ट सेल मिल गई थी 1665 में। अगर इनका हम रफली डिफरेंस लेते हैं तो लगभग 300 इयर्स का है। और जैसे ये माइक्रोस्कोप आई उसके बाद तो जबरदस्त रिसर्च वर्क हुआ, वो हम अभी डिस्कवर करते हैं 1831 में। न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस मींस सेंट्रल यूनिट, इट इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द सेल, जो पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमारा ब्रेन है उसी तरह से कंट्रोल करके रखता है। फर्दर फिर और प्रोग्रेस हुई। फिर एक ईयर आता है हमारे पास 1839। वैसे 1838 और 39 दो और भी बताऊंगा, 1838 एंड 1839, इन दोनों का इकट्ठा भी रहेगा, और 1839 का मैं पहले बता देता हूं। अब 1839 में क्या है, एक साइंटिस्ट है J.E. परकेंजी। P-U-R-K-I-N-J-E, परकेंजी। ये जो परकेंजी है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी दुनिया को, और उस टर्म का नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या टर्म बेटा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अलग अलग बुक में डेफिनेशन अलग अलग मिलती है, लेकिन आप ये मानकर के चलिए कि सेल का जितना भी लिविंग कंटेंट है, सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। एक इससे मिलती जुलती टर्म और आएगी हमारे पास, साइटोप्लाज्म। अगर मैं इस तरह से सेल को बनाऊं, रफ आइडिया है, रफ डायग्राम बनाऊं, मैं बार बार डायग्राम नहीं बनते, टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाता है। अगर ये सेल स्टडी किया जाए तो सेल का ये सबसे बाहर का कवर होता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और इसके बीचों बीच यहां पर आपका जो मटेरियल होता है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म। लेकिन जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म में एवरी लिविंग कंटेंट, इंक्लूडिंग योर सेल मेम्ब्रेन, इंक्लूडिंग योर न्यूक्लियस, ठीक है। इस पूरे मटेरियल के लिए, सेल के लिए नहीं, मटेरियल के लिए कौन सी टर्म यूज की? प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने यूज की परकेंजी, P-U-R-K-I-N-J-E, परकेंजी। कौन से ईयर में की? 1839, ठीक है। अब ये दो ईयर मैंने इकट्ठे दोबारा लिखे हैं, 1838 और 1839। एक्चुअली ये दो अलग अलग साइंटिस्ट के लिए हैं, और इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट दे दी एक तरह से,
और उस रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब यह है कि एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स लिविंग, इधर इट इज प्लांट और एनिमल, जो भी लिविंग मटेरियल है आपके पास, वो पूरे का पूरा लिविंग मटेरियल किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेल थ्योरी। फिर से रिपीट कर दूं, द ऑल लिविंग फॉर्म्स, इधर दे आर प्लांट और एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। दिस थ्योरी, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेल थ्योरी। ये कलेक्टिव है, दो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज को दिया है। 1838 की बात करते हैं तो 1838 में हमारे पास साइंटिस्ट है M.J. Skeleton। M.J. Skeleton, SCHLEIDEN, skeleton। और अगर 1839 की बात करते हैं तो यहां पर ये है T स्क्वायर, T स्क्वायर। अब इन्होंने कहा था प्लांट्स के बारे में कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से बने हैं। ठीक है, जो मिस्टर स्केलेटन है उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया कि जितना भी प्लांट है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। और मिस्टर स्पेन है, उन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब दो बातें हैं, एक प्लांट के बारे में कह रहा है, एक एनिमल के बारे में कह रहा है, लेकिन कॉमन बात यह है कि ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसलिए दोनों को मैंने यहां क्लब कर दिया, इकट्ठा कर दिया है, और इन दोनों का ये जो कलेक्टिव स्टेटमेंट है, इट इज कॉल्ड सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी अपने को क्या सजेस्ट करती है कि ऑल मैटर इन दिस लिविंग मैटर, सॉरी, ऑल लिविंग मैटर, either it is plants, it is animals, it is microorganism, insects, human being, whatever it is, all of them are made up of cells. This idea or this concept is called cell theory. My point is clear? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान करनी है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट का क्रेडिट है हमारे पास, 1855। ये मिस्टर वेल्ट्रो है। इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया लोगों को। क्या नॉलेज दिया इन्होंने? इससे पहले ये हो गया था सारा लाइफ सेल से बना है, लेकिन उन्होंने ये कहा भाई जो भी सेल बनेगी ना, वो सेल हवा से पानी से ऐसे नहीं बन सकती। जो भी सेल आएगी वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएगी। क्या बोला इन्होंने? ऑल सेल्स एराइज, एराइज का मतलब अपीयर होती हैं। कहां से? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से नई सेल बनेंगे, डेड मटेरियल से कोई सेल नहीं बनती। दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। आज हमें ये चीजें बड़ी आसान सी लग रही होंगी क्योंकि आप लोगों ने इतनी सारी चीजें स्टडी कर ली है, इतनी सारी डेवलपमेंट देख ली है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगली चीज जो लास्ट है, द डिवाइस एंड यूनिट। सेल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उनके लिए जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, तो डिवाइस यूज किया जाएगा किसी भी सेल को स्टडी करने के लिए, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। जैसे सबसे पहले मैंने रॉबर्ट हुक का नाम लिया था, रॉबर्ट हुक के बारे में कहा प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, फिर मैंने लियोनहोफ के बारे में कहा, उनके लिए कहा इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। आज हम माइक्रोस्कोप को मार्केट में जाते हैं या कहीं पर भी रिसर्च वाले प्लेस पर जाएंगे तो यू विल फाइंड टू टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप देयर। ठीक है, हालांकि टू टाइप आपके हिसाब से है, फर्दर स्टडी करेंगे और भी बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे। माइक्रोस्कोप को सिंपली हम दो टाइप में बांट सकते हैं। कौन कौन सी माइक्रोस्कोप? एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट का मतलब रोशनी से नहीं है, लाइट का मतलब जो वेट में हल्की होती है, छोटी होती है, इजीली दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक बार आप यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, आपको लगा यहाँ लाइट पूरी नहीं मिली, रोशनी कम आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ गई, आप अपने माइक्रोस्कोप को इजीली उठा के दूसरे रूम में ले जा सकते हैं, बाहर गार्डन में ले जा सकते हैं, टेरेस पर ले जा सकते हैं। दे आर लाइट इन मास, साइज में छोटी होती है। ठीक है, अब ये भी अपने आप में दो टाइप की होती है,
एक सिंपल माइक्रोस्कोप और इसमें दूसरी होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। राइट बेटा। और दूसरी अपने आप में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1940। इनकी हिस्ट्री अलग है, बहुत पुराने टाइम से चल रही है। एक सिंपल हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है, वो भी मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है, माइक्रोस्कोप की तरह से काम कर सकता है। तो इनकी हिस्ट्री के बारे में हम नहीं जा रहे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपका एक कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, मैग्नीफाइंग लेंस। अगर आप माइक्रोस्कोप को कभी भी देखेंगे तो माइक्रोस्कोप के ऊपर X10 ऐसे लिखा होता है, कई बार X25 ऐसे लिखा हुआ देखेंगे, X1000 ऐसे लिखा हुआ देखेंगे। X का मतलब मल्टीप्लाइड, यानी जिस माइक्रोस्कोप पर X10 लिखा है इसका मतलब ये माइक्रोस्कोप अपने ओरिजिनल साइज जो ऑब्जेक्ट का होगा उसको 10 टाइम एनलार्ज कर सकती है। 25 लिखा था 25 टाइम कर सकती है, 1000 लिखा था 1000 टाइम्स। हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड जो माइक्रोस्कोप होता है दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्कूल लैब में आप देखेंगे, हॉस्पिटल्स में आप कभी जाएं, आपने पैथोलॉजिस्ट के बारे में सुना होगा, पैथ लैब बोला जाता है, जैसे डॉक्टर लाल लैब सुना होगा शायद, और भी अपने देश में बहुत सारी ऐसी लैब्स की सीरीज हैं जहां पर आप अपना ब्लड टेस्ट, स्पिट टेस्ट, आजकल कोविड-19 चल रहा है तो गले में से स्वैब निकाला जाता है उसका टेस्ट, तो वो जो टेस्ट किए जाते हैं टेस्ट की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बेस पर आमतौर पर होती है। हालांकि कोविड-19 के बारे में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ऑनेस्टली, ठीक है, कि उसमें हम कौन सी माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कौन सी यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि कोविड-19 में हम वायरस को स्टडी करते हैं एंड वायरस आर सो स्मॉल इन साइज कि वो हमारे बैक्टीरिया और फंगस उन सबसे भी छोटे होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान कर लेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्कूल में आप बच्चों ने देखी होगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सिंपल सा अगर आइडिया आप देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस तरह से बड़ी ट्यूब होती है और उसके नीचे एक ट्यूब और लगी होती है, एक लेंस यहाँ पर होता है, एक लेंस यहाँ पर होता है। ये इतना ज्यादा वाइड नहीं होता, मैंने ज्यादा वाइड बना दिया लाइक दिस। यहाँ एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्पेसिमेन रखा जाता है और इसके नीचे यहाँ एक मिरर लगा होता है। मिरर लाइट को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करता है और जो स्पेसिमेन यहाँ रखा होता है इसमें से लाइट बाहर जाती है। ये दो लेंस है, एक लेंस यहाँ पर है कॉन्वेक्स और ये भी आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन ऊपर वाले को बोला जाता है आई पीस और नीचे वाले को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। आई पीस और ऑब्जेक्टिव दोनों इस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं कि आपका यहाँ रखा हुआ जो स्पेसिमेन होता है, स्कूल में आप जाएंगे तो ऑनियन सेल की टेम्पोररी माउंट बनाएंगे, चीक सेल की भी बनाते हैं, आप उसे स्टडी करेंगे तो वहां पर ये माइक्रोस्कोप आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो ये आज के लिए केवल इतना ही बताना था। सबसे पहले मैंने आपको बताया बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर मैंने बायोलॉजी के दो पार्ट बता दिए आपको, बॉटनी एंड जियोलॉजी। फिर आपको सेल के बारे में बताया। सबसे पहले सेल जो टर्म है रॉबर्ट हुक ने इंट्रोड्यूस किया अपने बुक माइक्रो, आपको बताया था बुक का नाम माइक्रोग्राफिया। और उसके बाद फिर हमने वन बाय वन सभी साइंटिस्ट के बारे में बात की जो मेन साइंटिस्ट हैं। अगर आप अपनी बुक पढ़ेंगे कोई भी तो इन सभी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आपको वहां पर दिखाई देगा। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी माइक्रोस्कोप होते हैं उन माइक्रोस्कोप को हम कौन कौन सी कैटेगरी में बांट सकते हैं और माइक्रोस्कोप्स डिवाइस एक्चुअली है क्या। इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी द वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटी चीजें। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल और स्कोप का मतलब विजन, यानी जो बहुत छोटे से स्कोप, बहुत छोटे से विजन को भी मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्लीज एक से ज्यादा बार देखिए, स्टडी करिए। देयर आर लॉट ऑफ न्यू टर्म्स, न्यू डेट्स आल्सो देयर। तो साइंटिस्ट का नाम, उसकी डेट और उनका कंट्रीब्यूशन, तीनों चीजें कोरिलेट करके आपको लर्न करनी पड़ेगी। आप चाहें तो एक छोटी टेबल भी बना सकते हैं। उस टेबल में पहले कॉलम में ईयर लिख लो, दूसरे कॉलम में साइंटिस्ट का नाम लिख लो, तीसरे कॉलम में उसका कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, so that's all about today. Enjoy your day, enjoy your study, stay safe, stay healthy. Thank you.